11th मैथ्स क्लास। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो तुम लोगों के पास मैथ्स में एनसीईआरटी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। तो अपनी बुक ओपन कर लो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे क्या पूछा है, रेंज। जैसा कि तुम लोग पहले से ही जानते हो कि हमने डोमेन और रेंज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया था नोट्स की सहायता से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 6 किससे बिलोंग करता है, रेंज के टॉपिक से। और मैं फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार जरूर करवाना चाहूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी बातें अलग सीखने को मिलेंगी। अब ये कौन सी बातें हैं जो अलग सीखने को मिलेंगी, बस वही तो सीखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन हमको दे रखा है ना, वो फंक्शन का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। फंक्शन का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा अलग है। देखो क्या है तरीका। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बोला है लेट एफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन क्या लिखा है। तो फंक्शन है ना, उन्होंने अपने एक स्टाइल में दे रखा है। एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, फिर एक छोटा ब्रैकेट और बनाया और लिखा है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट लिखा है और फिर लिखा है वेयर x बिलोंग्स टू r। ऐसा कुछ क्वेश्चन ने हमको बताया है। अब इस तरह का जब क्वेश्चन फंक्शन बनाकर देता है ना, एक होता है सिंपल तरीका फंक्शन देने का और एक होता है स्टाइलिश तरीका। ये कौन सा तरीका है, जाहिर सी बात है ये सिंपल तरीका तो है नहीं, ये स्टाइलिश तरीका है। तो जब भी क्वेश्चन स्टाइलिश तरीका देता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब भी क्वेश्चन तुमको स्टाइलिश तरीका देता है तो सिंपल सा तरीका है फंक्शन को ढूंढने का। देखो ये तो x एक वेरिएबल है, सिंगल x मतलब एक वेरिएबल। ये है हमारा फंक्शन। हमारे काम की चीज क्या है, ये दिखाई दे रही ये चीज, ये है हमारे काम की चीज। तुम खुद ही सोचो, क्या ये फंक्शन होगा x? भाई इतना छोटा सा सिंपल सा उन्होंने एक वैल्यू लिख रखी है x, तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? ये बिल्कुल भी फंक्शन नहीं हो सकता। हमेशा फंक्शन ये वाली वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो हमें जो काम करना है, हमें जो मेहनत करनी है, हमें जो सारा प्रोसेस करना है, आगे का सॉल्यूशन करना है, वो इसके अकॉर्डिंग करना है, ना कि उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, वो जो पहले वाली वैल्यू होती है ये तो होता है तरीका बताने का, ठीक है, और एक रियल तरीका होता है। ये जो पहले वाली वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है डोमेन की। पहले वाली वैल्यू मैंने पहले भी बता रखी है, क्या माना जाता है, डोमेन माना जाता है। और ये जो दूसरी वाली वैल्यू होती है, ये दूसरी वाली वैल्यू किस चीज की होती है, रेंज की। मैंने ये बात कई बार बताई है ना। फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, 1 और 2। किसी फंक्शन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखा हुआ है, 1,2। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, और दूसरी वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, रेंज को। तो ये बातें मैंने पहले भी बता रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो पहले वाली वैल्यू डोमेन है, इसलिए हम उसको देखेंगे ही नहीं, दूसरी वाली वैल्यू को देखेंगे। अच्छा दूसरी वाली वैल्यू को ही क्यों देखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने देखो जरा हमसे क्या पूछा है, आगे देखो अब जरा, बी अ फंक्शन फ्रॉम r इनटू r डिटरमाइन द रेंज। क्वेश्चन ने भी हमसे किसके लिए काम करवाया, रेंज के लिए। क्वेश्चन ने हमसे डोमेन के लिए काम करवाया ही नहीं है, क्वेश्चन ने हमसे रेंज के लिए काम करवाया है। रेंज के लिए काम करवाया मतलब हम दूसरी वाली वैल्यू पर काम करने वाले हैं। क्वेश्चन ने हमसे किसके लिए काम करवाया है, क्वेश्चन ने हमसे रेंज के लिए काम करवाया है। पहले वाली वैल्यू डोमेन होती है, दूसरी वाली वैल्यू रेंज होती है। तो हम कौन सी वाली वैल्यू को पिक करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को। समझ में आ रही है ना बातें। मैं उम्मीद करता हूं तुमको बातें समझ में जरूर आ रही होंगी और आएंगी भी, क्योंकि इतना आसान काम है भाई, इतनी कोई बहुत बड़ी तोप चीज तो है नहीं। क्या मैं कोई बहुत बड़े फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सीधा किसके लिए काम करना है, बोलो, लिखो फॉर रेंज। हमें सीधा सीधा किसके लिए काम करना है, हमको सीधा सीधा रेंज के लिए काम करना है। हमको सीधा सीधा किसके लिए काम करना है, रेंज के लिए काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। भाई इतना शोर मचाने वाली क्या बात है, क्या इतना डिंडोरा पीटोगे? रेंज के लिए काम कर रहे हो, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हो, है ना, सिर्फ रेंज के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने बताया था रेंज के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को किसके बराबर मानते हैं, हम फंक्शन को y के बराबर मानते हैं। ऐसा हम लेट करते हैं, ये चीज हम क्या करते हैं, लेट करते हैं।
फंक्शन को किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। अब देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर क्या हुआ है डिवाइड, उधर जाकर y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो y के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल सिंपल स्टेप है और 11th क्लास के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा आसान माने जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ये स्टेप बहुत आसान लगते हैं। तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रखा था, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं तो कर दो फिर। देखो y की 1 से करूंगा y आएगा, और y की एक्स स्क्वायर से करूंगा तो क्या आ जाएगा, y एक्स स्क्वायर। भाई y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो y आ गया, और y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करी तो y एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, इसको इधर ले आओ। तो देखो जब तुम इसको इधर लाओगे तो y एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया और उधर y चल रहा है। अच्छा मैंने ऐसा क्यों करा, अभी पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों करा। तो देखो मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, है ना। तो देखो अब यहां से भी एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखो बोर्ड पर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है। तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो जब मैं दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहां से तो बचेगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर था और वही कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा। माइनस यहां से एक्स स्क्वायर ले लिया तो क्या बचा, y बचा। और इक्वल टू में y यहां पर चल रहा है, इक्वल टू में क्या चल रहा है, y चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस y यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई। देखो बोर्ड पे एक्स स्क्वायर और 1 माइनस y के बीच में क्या है, ब्रैकेट, मतलब कि मल्टीप्लाई। तो जब कोई टर्म यहां पर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आकर क्या हो जाती है, बोलो, इधर आकर हो जाती है डिवाइड। जब भी कोई टर्म यहां पर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो इधर आकर वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इधर आकर वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इधर आकर वो डिवाइड हो गई, इधर आकर वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकाल लो, बताओ स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना भाई। जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो इधर इसके ऊपर क्या लग गया, रूट लग गया, क्योंकि स्क्वायर हमने इधर भेज दिया। ठीक है, ये काम अभी तक हम कर रहे थे, मैंने नोट्स में भी ये काम कितनी बार बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो तुम डोमेन और रेंज वाली वीडियो को दोबारा से देख सकते हो और बहुत ही ज्यादा अच्छे से फिर से समझ सकते हो। तो वापस मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब मैंने बताया था रेंज के लिए क्या करते हैं। रेंज के लिए हम इसको डिफाइंड करते हैं। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज के लिए हम ये देखते हैं कि ये कब डिफाइंड होगा। रेंज के लिए हम क्या देखते हैं, रेंज के लिए हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू कब डिफाइंड होगी। बोर्ड पे देखो जरा, जब भी किसी के अपोन में 0 होता है, जब भी किसी के अपोन में क्या होता है, 0 होता है, तो वो वैल्यू कभी भी डिफाइंड नहीं होती है, नॉट डिफाइंड। वो वैल्यू कभी भी डिफाइंड नहीं होती है। आई थिंक ये सारी बातें मैंने पहले ही बता दी हैं नोट्स के अंदर। ठीक है, जब भी किसी के अपोन में 0 होता है तो वो वैल्यू कभी भी डिफाइंड नहीं होती है, वो वैल्यू कभी भी डिफाइंड हो ही नहीं सकती। ठीक है, दूसरी चीज, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, दूसरी चीज, रूट वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। रूट वाली वैल्यू क्या होती है, रूट वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती ही होती है। रूट वाली वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, रूट वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी। देखो दो बातें ध्यान रखो बस। अब आगे का सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें कितनी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, 2 बातें। पहली बात, जब भी अपोन में 0 लग जाता है तो वो पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, नॉट डिफाइंड। और रूट वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब लिखो 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 x टू बी डिफाइंड ओनली व्हेन। इसका मतलब क्या हुआ,
ये कह रहा है, देखो बोर्ड पे, x तभी डिफाइंड होगा, x तभी डिफाइंड होगा जब मैं ये कंडीशन लिखने वाला हूं। देखो क्या कंडीशन लिखने वाला हूं, मुझे बताओ, ये जो नीचे वाला 1 माइनस वाई है, ये जो नीचे वाला 1 माइनस वाई है, हमेशा क्या माना जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नीचे वाला जो 1 माइनस वाई है वो हमेशा क्या माना जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो सकता है, नहीं हो सकता है, मुझे बताओ। नीचे वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 अगर हो गया, नीचे वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और ये पूरी वैल्यू रूट में, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लिया नीचे वाला पार्ट। देखो जरा बोर्ड पे, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि रूट वाली वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो मैंने वही चीज लिखी है। तो देखो नीचे वाली वैल्यू रूट में थी, तो रूट वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख ली, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 0 हो गई तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसके अंदर कह रहे हो कि 0 से बड़ी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ये बात मत बोलो कि 0 भी हो सकती है। तो मैंने नीचे की इक्वल टू वाली कंडीशन को हटा दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने नीचे की इक्वल टू वाली कंडीशन को क्यों हटाया। देखो, मैंने इसी वजह से इस क्वेश्चन को पिक करा है, क्योंकि डोमेन और रेंज का टॉपिक तो हमने पहले से ही कर लिया था, लेकिन शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था एक भी बार, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि इस क्वेश्चन को जरूर कराया जाए। देखो बोर्ड पे दो कंडीशन है, रूट कहता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और अपोन में 0 कहता है कि 0 होने पर नॉट डिफाइंड हो जाता है। हमें इसको भी ध्यान रखना है और हमें इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये कह रहा है कि नीचे अगर तुमने 0 ले लिया ना गलती से भी, अगर तुमने नीचे वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, तो 0 लेते के साथ ही फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने नीचे से ना 0 को हटा दिया। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है 0 को भी ले सकते हैं, और अगर मैंने इक्वल टू हटा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 0 नहीं आएगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो फंक्शन डिफाइंड रहेगा ही रहेगा, इसलिए मैंने 0 को हटा दिया, और इसलिए तुम्हें भी यहां पर 0 को हटाना है। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो जरा, माइनस का y उधर चला जाएगा, बताओ माइनस का y उधर जाकर प्लस का y हो जाएगा, माइनस का y उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। बस आ गई रेंज, रेंज आ चुकी है। रेंज क्या होती है, y की वैल्यू होती है, रेंज क्या होती है, रेंज y की वैल्यू होती है, और देखो y की वैल्यू आ गई। अब जरा इधर देखना, मैंने तुम्हें एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं। देखो ये क्या कह रहा है बोर्ड पे, देखो y की तरफ छोटा मुंह है, इसका मतलब ये कह रहा है कि y की वैल्यू 1 से छोटी है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि y की तरफ कौन सा मुंह है, छोटा वाला मुंह, इसका मतलब y की वैल्यू 1 से छोटी है। अब जरा इधर देखो, अगर y की वैल्यू 1 से छोटी है तो मान लो 1 0 -1 -2 -3 -4, बताओ इसका मतलब यही तो हुआ। अगर ये कह रहा है कि y की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से छोटी कहने का क्या मतलब है, 1 से छोटी कहने का मतलब यही तो है। देखो 1 0 -1 -2 है ना, ये ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो लिखो रेंज, रेंज क्या बन गई, देखो 1 तो लेना नहीं है, तो 1 को तो ओपन इंटरवल रखा, क्या 1 शामिल है, नहीं, 1 से छोटा लेना है, 1 नहीं लेना, 1 से छोटा लेना है। तो 1 से छोटा कहां तक ले सकता हूं, देखो 0 -1 -2 -3, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या कभी भी रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए तुम कहां तक ले सकते हो, तुम 0। ये पूरी रेंज किस में दिखाई दे रही है, रूट में दिखाई दे रही है। मैंने तुम्हें एक बात पहले बता दी थी कि रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो फिर वो फंक्शन रियल नहीं रहता है, फिर वो फंक्शन हमारा रियल नहीं रहता है, इसलिए तुम नेगेटिव भी नहीं ले सकते। तो नेगेटिव नहीं ले सकते तो कहां तक ले सकते हो, बस 0 तक। तो देखो 0 से लेकर नेगेटिव, सॉरी
0 से लेकर 1 तक की वैल्यू तुम ले सकते हो। तुम सोच रहे होंगे मैंने 0 पर क्लोज इंटरवल क्यों लगा दिया, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो इस वाले इंटरवल को क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल। तो मैंने 0 पर क्लोज इंटरवल क्यों लगा दिया, देखो 0 से नेगेटिव नहीं ले सकते, 0 तो ले सकते हैं ना, 0 तो ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने 0 को तो ले रखा है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, 0 को ले रखा है। और 1 पर ओपन इंटरवल लगा रखा है, क्योंकि हमें 1 से छोटा लेना था, 1 नहीं लेना, 1 से छोटा लेना है। तो ये है इसकी रेंज, और इस हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में तो खैर कुछ भी खास नहीं है, वो तो बेसिक सा क्वेश्चन है। लेट एफ जी आर टू आर, जी एक फंक्शन है, आर टू आर दोनों की वैल्यू दे रखी है। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, एक्स प्लस 1, फंक्शन जी एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। दो फंक्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन ने हमको कितने फंक्शन दिए हैं भाई, क्वेश्चन ने हमको दो फंक्शन दिए हैं, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, वो दोनों का एडिशन पूछ रहा है, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है, फिर दोनों को कह रहा है डिवाइड कर दो। कोई बात नहीं, मैं तीनों की वैल्यू बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। मेरे होते हुए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। तो हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलती है। देखो जरा, सिंपल है, फंक्शन दोनों को जोड़ना है, मतलब x प्लस 1 2x माइनस 3। देखो इस फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू, दोनों वैल्यू को जोड़ दिया, x और 2x कितने हो जाएंगे बोलो, 3x, और 1 में से 3 जाएंगे। देखो बट्टे 1 प्लस का है और 3 माइनस का है, 1 प्लस का है 3 माइनस का है, तो माइनस के 2। समझ में आ रहा है ना। अब नीचे देखो, उसका तो सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट देखो, अब हमें माइनस करना है, मतलब x प्लस 1 में से माइनस करना है 2x माइनस 3। तुम सोच रहे होंगे मैंने पहले तो ब्रैकेट नहीं लगाया था, अब क्यों ब्रैकेट लगा दिया। तो देखो पहले हमने प्लस करा था दोनों को, तो प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन माइनस करते समय थोड़ा सा सावधान हो जाया करो, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब सोल्व करते हैं। देखो x प्लस 1 ऐसे रहा, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर, माइनस की 2x से करी तो माइनस के 2x, और माइनस की माइनस 3 से करी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। x में से 2x गए, बताओ कितने बचेंगे, x में से 2x गए, कितने बचेंगे, माइनस के x, और 1 प्लस का 3 भी प्लस का, तो यानी कि प्लस के 4। भाई 1 प्लस का और 3 भी प्लस का, तो दोनों को जोड़ने पर 4। अब ये कह रहा है f और g, f को ऊपर रखो और g को नीचे रखो बस। तीसरे पार्ट में तो कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू डाल दी। मुझे बताओ क्या सॉल्व करोगे इसमें, इसमें हम ज्यादा कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है, बस वैल्यू डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो जब मैंने तुम्हें डोमेन और रेंज का टॉपिक कराया था, मैंने बताया था अगर लिखा हुआ है 1,2, फिर लिखा हुआ है 2,4, फिर लिखा हुआ है 3,2, कुछ भी ले लेते हैं, है ना। मेरे को एक चीज समझानी है, मुझको बस एक छोटी सी चीज बतानी है। देखो पहले वाली वैल्यू क्या होती है, डोमेन, दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने फंक्शन में 1 पुट करा, तुमने फंक्शन में क्या पुट करा, 1 पुट करा, और 1 पुट करने पर तुमको क्या मिल गया, रेंज मिल गई, यानी कि 2 मिल गया। अब जरा इधर देखो, तुमने फंक्शन में 3 पुट करा, 3 पुट करने पर क्या मिल गया, 2 मिल गया। तुमने फंक्शन में 2 पुट करा, 2 पुट करने पर क्या मिल गया, 4 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हो
जब तुम फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हो तो वो वैल्यू ये होती है। समझ में आई बात? फिर से मैं रिपीट करता हूं, किसी भी फंक्शन के अंदर जब तुम डोमेन डालते हो तो तुम्हारी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू रेंज के बराबर होती है। मतलब कि वो वैल्यू क्या होती है? रेंज होती है। डोमेन डालने के बाद तुमको क्या मिलने वाली है? रेंज मिलने वाली है। मशीन में कपड़ा डालने के बाद तुमको एक नई चीज मिलने वाली है, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है? वो एक इकोनॉमिक एग्जांपल था जो भी मैंने दिया था, उसको छोड़ो, चलो, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 वैसे तो यूजलेस क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है नहीं और आने को आ भी सकता है ना, इसलिए हम इसको जरूर करेंगे, हम नहीं डरते। मैंने पहले बताया था हम भूत और भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते, है ना। तो भूतों से लगता है डर। देखो लेट एफ, तो फंक्शन उन्होंने हमको दिया है बना बनाया और काफी सारे एलिमेंट है, 1,1 2,3 0, -1 -1, -3, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लो, है ना, बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ठीक है। जैसा कि तुम जानते हो ये फंक्शन उन्होंने हमें बना बनाया दे दिया, अच्छी बात है। डिफाइंड बाय, अब इन्होंने डिफाइंड भी कर दिया। डिफाइंड कर दिया मतलब हमको फॉर्मूला भी बता दिया। तुम्हें मालूम है ना फंक्शन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बनाकर दे दो या फिर फॉर्मूला दे दो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही दे दिए। उन्होंने फंक्शन बनाकर भी दे दिया और फॉर्मूला भी दे दिया। भगवान उनका भला करे भाई, हमारा क्या जा रहा है ना। फॉर सम इंटीजर्स a, b, अच्छी बात है। डिटरमाइन a और b, अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन ने अब हमसे a और b की वैल्यू पूछी है, बहुत ही सिंपल है। इधर देखो जरा, बोर्ड पे देखो। अब ये भी मैंने क्या समझाया था, देखो 1 पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, ध्यान से सुनो, 1 पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू ये होगी, है ना। अब इधर देखो 2 पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू ये होगी। होगी या नहीं होगी? होनी चाहिए और होगी ही होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बताओ पहले क्या पुट करूंगा? पहले मैं क्या पुट करूं? पहले मैं क्या पुट करूं? पहले मैं पुट करूंगा इधर वाले से 1। तो देखो F1 पुट कर रहा हूं, बोर्ड पे देखना। तुमने F1 पुट करा मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे? 1। F1 पुट करने का मतलब क्या है? x की जगह क्या पुट करना है? 1। तो देखो x की जगह 1 डालूंगा तो यहां पर भी क्या आएगा? a ब्रैकेट 1 प्लस b आएगा ना। अब सॉल्व कर दो, a प्लस b। बताओ ये जो वैल्यू आनी चाहिए a प्लस b, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो इसको मैंने इक्वल टू 1 रख दिया, यहां से बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने इसको 1 के बराबर क्यों रखा। तुमको मैंने एक बात बताई थी कि जब तुम 1 पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस 1 के बराबर होगी। 2 पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 3 के बराबर होगी। 0 पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू -1 के बराबर होगी, ठीक है। ऐसा होगा या नहीं होगा? गारंटी है होगा, ठीक है। अब देखो, अब फिर से पुट करो। बताओ क्या पुट करूं? 2 पुट करूं? बिल्कुल, अब 2 पुट करूंगा, लेकिन कहानी में थोड़ा सा चेंज है। क्या है चेंज? जरा सुनो ध्यान से, मन लगाकर सुनना। देखो 2 पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो तुम 3 के बराबर रखोगे, अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट काम करें। देखो 0 पुट करके दिखाता हूं तुम्हें। 0 पुट कर रहा हूं मैंने 0 पुट करा, तुमने यहां पर x की जगह क्या डाला? 0 डाला। बताओ a की 0 से करोगे, 0 होकर तो वो खत्म, क्या वैल्यू आ गई? b आ गई। और वो वैल्यू किसके बराबर होगी? -1 के बराबर। मुझे बताओ ऐसा करने से तुम्हें b की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई या नहीं मिल गई? ऐसा करने से
तुम्हें बी की वैल्यू सीधा -1 मिल गई या नहीं मिल गई? मिल गई। तो क्यों ना ये वाला तरीका फॉलो कर लें। तुम कहोगे हम उससे नहीं कर सकते, 2 पुट करके 3 के बराबर नहीं रख सकते? रख सकते हैं, आंसर वहां से भी सेम आएगा, टीचर उसमें भी चेक करेगा, टीचर उसमें भी मार्क्स देगा ही देगा, कोई काट नहीं सकता, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। इसमें आराम से मिल गई वैल्यू, है ना? तुम्हें वैल्यू से मतलब है वैसे भी। तो बी की वैल्यू जो -1 आई है ना, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये पुट कर देना है। लिखो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस वैल्यू को किसके अंदर पुट कर दो? इस वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो यहां पर। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है? -1। तो -1 इक्वल टू 1। तो प्लस माइनस माइनस, -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर तुम यहां पर 2 पुट करते और 3 के बराबर रखते तो एक इक्वेशन और बन जाती, फिर तुम्हें दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता। फिर तुम्हें उन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना पड़ता? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता, मतलब एक साथ सॉल्व करना पड़ता, है ना? यहां पर तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पर तुम्हें बी की वैल्यू सीधा मिल गई थी, और जब कोई चीज सीधा मिल रही है तो सीधी तरीके से उसको कर लो, है ना भाई? ज्यादा उलझन करने की जरूरत ही क्या है ना? टेंशन फालतू में लेते हो, ठीक है? तो मैंने पहले बताया था टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, इनको तुम ध्यान से करोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या